बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि आपके नाम क्या है। मुझे पता है आप सभी ने अपने अपने नाम को एक बार अपने मन में ज़रूर सोचा होगा। अब मैं आपसे यह कहती हूँ कि आप जहाँ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ चारों ओर अपनी निगाह दौड़ाइए, इधर उधर देखिए। अच्छा चलिए, अपने सिर के ऊपर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? पंखा? बिल्कुल सही। अब अपनी सामने वाली दीवार पर भी निगाह डालिए, वहाँ क्या है? शायद कोई तस्वीर या फिर एसी। अब मेज पर रखी चीज़ों को देखिए, क्या है आपकी मेज पर? किताब, कलम, बैग, गिलास, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपके घर में जितने सदस्य हैं उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? उनके नामों को मन में ज़रा सोचिए। सबके एक नाम है और सबको आप किसी ना किसी उपाधि से, डेजिग्नेशन से बुलाते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या बातें करना चाहती हूँ। फिर भी मैं आपसे कुछ और बातें कहती हूँ। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। बिना नाम के किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, पहचान नहीं होती। नाम आवश्यक है क्योंकि बिना नाम के हमारी पहचान दूसरों तक सहजता से पहुंच नहीं पाती है। अब तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे आज किस बात पर चर्चा कर रही हूँ। बिल्कुल सही। आज मैं आपको संज्ञा बताने वाली हूँ। संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा का दूसरा अर्थ नाम है। जहाँ भी आपको नाम दिखे आप समझ लीजिए कि सब संज्ञा है। संज्ञा अगर आप ध्यान दें तो आप सुबह से लेकर रात सोते तक और सोने के बाद भी संज्ञा के साथ ही रहते हैं। यानी संज्ञा आपके चारों तरफ है। बिना संज्ञा के आप रह ही नहीं सकते। बैग में हाथ डालिए, जो भी आपके हाथ में निकले, हाथ से बाहर आए, वह संज्ञा है। आप जो खाते हैं वह संज्ञा है, जो पीते हैं वह संज्ञा है। आप जिसके मित्र हैं वह भी संज्ञा है। आपके मन के भाव जो आपके चेहरे पर आते हैं वह भी संज्ञा है। आप जहाँ छुट्टियों में घूमने जाते हैं वह भी संज्ञा है। आप जहाँ पढ़ने आते हैं वह भी संज्ञा है। घर में तो तमाम संज्ञाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि बिना संज्ञा के किसी भी चीज़ का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो चलिए बच्चों, अब हम संज्ञा को अच्छी तरह से समझें। इस चित्र को देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी। तरह तरह के पक्षी हैं, आसमान में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आपने इस चित्र में क्या देखा? पक्षी। अब इस चित्र को देखिए, क्या दिख रहा है? एक लड़का। शायद इसका नाम रवि है। नहीं, शायद इसका नाम राम है, या फिर शायद इसका नाम आनंद है, या फिर रोहन है। कुछ भी हो सकता है, किंतु यह एक लड़का है। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ रवि और रोहन, या फिर श्याम और मोहन, दोनों ने चुटकुला सुना है और दोनों को
उसी चुटकुले पर हंसी आ रही है। तो अब तक आपने जिन 3 चित्रों को देखा, उनसे आपने क्या सीखा? पहले चित्र में आपने पक्षी देखे, दूसरे चित्र में आपने रवि को देखा, तीसरे चित्र में आपने रोहन और श्याम की या फिर रवि और श्याम की हंसी को देखा है। तो आपने पक्षी, रवि और हंसी, ये 3 चीज आपने चित्रों में देखी है। अब आप इस चित्र को देखिए। बहुत सारे लड़के हैं इस चित्र में, कोई एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, यानी लड़कों का एक समूह है। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, इस चित्र में एक लड़का है जो आप दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा? पहले चित्र में बहुत सारे लड़के और इस चित्र में सिर्फ एक लड़का। अब देखिए, यह क्या है? यह एक मेज है। मेज, जिसे अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। यह क्या है? यह एक वस्तु है, सामान है। अब इसे देखिए, ये कौन सी जगह है? बहुत ही प्यारी जगह है। जी हाँ, नाम पढ़ रहे होंगे आप। यह कोलकाता का दृश्य है। यह कोलकाता है, यानी यह एक स्थान है। अब जरा इन्हें देखिए। इन्हें किसी बात पर बड़ी हंसी आ रही है। इनके मन के भाव चेहरे पर आ गए हैं, और वो भाव कौन सा है? हंसी का भाव है। तो आपने अब तक जितने चित्र देखे हैं, उनके माध्यम से मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? पहले चित्र में आपने देखा बहुत सारे लड़के, फिर आपने देखा मेज, फिर आपने देखा कोलकाता, फिर आपने देखा मन के भाव जो चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। यानी मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, ये सभी संज्ञा है, इन सभी के कुछ न कुछ नाम हैं, किंतु हमें परिभाषा भी जाननी है। संज्ञा की क्या परिभाषा है, वो इन चित्रों के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। वह है वे शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। वस्तु, यहाँ पर मेज का चित्र ध्यान में रखिएगा, वस्तु का नाम है। व्यक्ति, मैंने आपसे कहा था रवि, रोहन, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है। स्थान, मैंने आपको कोलकाता का दृश्य दिखाया। और भाव के नाम, हंसी जो चेहरे पर है, रवि हंस रहा है, रोहन हंस रहा है, वो हंसी भाव का नाम है। तो ये सभी नाम संज्ञा है। फिर से मैं कहती हूँ, वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, यानी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 और संज्ञा हैं, वे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। किंतु आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में केवल 3 संज्ञा जानना पर्याप्त है। 3 संज्ञा की ही बात है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि आप इन भेदों के शाब्दिक अर्थ को देखिए, तो आपको इनकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी और ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से पहचाने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाचक का अर्थ होता है बोलने वाला। वाचक यानी बोलने वाला। व्यक्तिवाचक वह शब्द
जो किसी व्यक्ति के विषय में बोले। वह शब्द जो किसी व्यक्ति के विषय में बोलने वाला हो, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात वह शब्द जो किसी जाति, वर्ग और समुदाय के विषय में बोले, अर्थात ग्रुप की बात करे, वह है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। वह शब्द जो मन के भावों के विषय में बोले, जो मन के भावों को समझाए, वह है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद आपको पढ़ने हैं? कुल 3 भेद आपको पढ़ने हैं। वे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति के विषय में बोलने वाली संज्ञा, जाति के विषय में बोलने वाली संज्ञा और भाव के विषय में बोलने वाली संज्ञा। बच्चों, अब इस रंगीन चित्र को जरा ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, तरह तरह के फूल हैं। इन फूलों के अलग अलग नाम भी हैं, किंतु यहाँ पर हम फूलों को एक समूह में, एक समुदाय में, ग्रुप में रखकर देख रहे हैं। तो जब ये सारे फूल, अलग अलग नामों वाले फूल एक समूह में दिखाई दे रहे हैं और हमें इनकी बात करनी है, तो हम क्या कहेंगे? हम इन्हें एक नाम दे देंगे, जो बहुत सामान्य सा नाम होगा, जो सबके लिए होगा। वह क्या है? फूल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें इस चित्र में फूल दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग नामों को न लेकर हमने क्या कह दिया कि हमें इस चित्र में रंग बिरंगे या अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अब इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही, यह एक जंगल का दृश्य है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि तरह तरह के पशु और पक्षी बैठे हुए हैं। अब अगर आप ध्यान दें और इस समूह को एक नाम देने का प्रयास करें, तो आप क्या कहेंगे? पशु और पक्षी। इन्हें अलग अलग नाम न देकर इस पूरे समूह को ही हम एक नाम देते हैं, पशु और पक्षी। अब आप इस चित्र को देखिए। बहुत सारे शरारती लड़के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अलग अलग नामों वाले कई लड़के हैं, किंतु वे एक समूह में हैं, एक ग्रुप में हैं। तो इनके लिए मैंने क्या नाम दिया, या आप इन्हें क्या कहेंगे? लड़के या लड़का। तो हमने क्या किया? हमने पूरे समूह को एक नाम दे दिया, पूरे ग्रुप को हमने एक नाम दिया, वह है लड़का। अब आप इस चित्र को देखिए। यह एक नदी है, यह भी एक नदी है, और यहाँ बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो नदी कहने से हमने किसी एक नदी की बात नहीं कही है, हमने हर नदी की बात कही है। यानी वह शब्द जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, नदियों के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वह कौन सा शब्द है? नदी। बिल्कुल सही। और वह शब्द जो हर पहाड़ के लिए है, हर तरह के नामों वाले पहाड़ के लिए हमने प्रयोग किया, वह कौन सा शब्द है? पहाड़। तो आपने अभी तक के चित्रों में क्या देखा? मैंने आपको क्या दिखाया? फूल, पशु, पक्षी, लड़के, नदी और पहाड़। यानी कि हमने इन चित्रों को ध्यान से देखते हुए पाया कि इन चित्रों में पूरे समूह की बात कही गई है,
पूरे समुदाय की बात कही गई है, एक ग्रुप की बात की गई है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि जिन शब्दों से किसी विशेष नाम का पता न चलकर पूरी जाति, वर्ग और समुदाय के नाम का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि हमने पूरी जाति की बात की। जब हमने कहा लड़का, तो लड़कों की एक पूरी जाति की बात कही हमने रवि, रोहन, श्याम कोई विशेष नाम नहीं दिया। वैसे ही जब मैंने आपसे नदी की बात की, तो मैंने आपसे यह नहीं कहा कि गंगा नदी या मांडवी नदी। एक विशेष नाम न देकर मैंने नदियों के पूरे समूह को एक नाम दे दिया, नदी। ऐसे ही मैंने पहाड़ों के लिए पहाड़ शब्द का, अलग अलग नामों वाले पहाड़ों के लिए मैंने समुदाय के रूप में पहाड़ शब्द का प्रयोग कर लिया। फूलों के लिए, तरह तरह के नामों वाले फूलों के लिए हमने फूल शब्द का प्रयोग किया। अलग अलग जानवरों के लिए हमने जानवर शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को विशेष नाम न देकर पूरी जाति और समुदाय के नाम से ही बुलाते हैं, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह आपका संज्ञा का पहला भेद। अब इस चित्र को देखिए। यह एक फूल है, किंतु इस फूल का एक विशेष नाम है। वो नाम क्या है? आप सभी जानते हैं। आप भी इसी फूल की तरह हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं आप। बिल्कुल सही, यह गुलाब है। पहले जहां जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपसे फूल कहकर समुदाय की बात की थी, वहीं इस चित्र के माध्यम से मैं आपको एक विशेष फूल का नाम दे रही हूँ और चित्र दिखा रही हूँ। वह क्या है? गुलाब का फूल। यानी गुलाब एक विशेष नाम है, जो फूलों के राजा का नाम है, जो एक विशेष फूल है। अब इस चित्र पर ध्यान दीजिए। यह एक दृश्य है, एक चित्र है, जो किसका है? यह बाघ का चित्र है। पहले चित्र में मैंने आपको गुलाब दिखाया, दूसरे चित्र में मैं आपको बाघ दिखा रही हूँ। यहाँ बाघ जानवर है, किंतु जानवरों में बाघ एक विशेष जानवर का नाम है, एक नाम दे दिया गया है। यहाँ समूह और समुदाय की बात नहीं है, यहाँ एक विशेष पशु की बात है, एक स्पेशल एनिमल। वो कौन है? बाघ है। वह हाथी भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम समूह को नाम न दे करके या समूह की बात न कर एक विशेष नाम दे देते हैं किसी जानवर को, किसी फूल को, या किसी पहाड़ को, किसी नदी को, किसी वस्तु को विशेष नाम देकर बुलाते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे जब मैं आपको जातिवाचक संज्ञा पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको लड़कों का चित्र दिखाया। अब इस चित्र को देखिए। ये किसका चित्र है? आप इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। बिल्कुल सही, यह टप्पू का चित्र है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप इसे रोज देखते हैं। टप्पू किसका नाम है? यह एक विशेष लड़के का नाम है। यहाँ पूरे समुदाय की बात नहीं है, यहाँ एक लड़के की बात है जिसका नाम टप्पू है। अब यह चित्र देखिए, यह किसका है? यह मांडवी नदी का चित्र है। अब मैंने नदी न कहकर मांडवी नदी कहा है, यानी मैंने लड़कों के लिए एक विशेष नाम वाले लड़के को आपको दिखाया जो टप्पू है, और नदियों के लिए मैंने एक विशेष नाम वाली नदी आपको दिखाई जो मांडवी नदी है। और अब यह चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र है। यह एक पहाड़ है, किंतु यह
समुदाय नहीं है या पहाड़ों का समुदाय नहीं है। यहाँ एक विशेष पहाड़ की बात कही गई है। यह कौन सा पहाड़ है? हिमालय का पहाड़। यानी हमने हिमालय पहाड़ नाम से इसे जान लिया है। तो आपने क्या समझा? जहाँ एक ओर जातिवाचक संज्ञा से पूरे वर्ग, जाति और समुदाय के नाम का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का पता चलता है। तो आपको समझ में आ गया, जातिवाचक में वह संज्ञा जो पूरी जाति के विषय में बताती है, और व्यक्तिवाचक में वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के विषय में हमें बताती है। तो आपने दो भेद समझ लिए हैं संज्ञा के, वे हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस प्यारी सी लड़की को देखिए। इसने शायद कोई मज़ेदार दृश्य देखा है जिस पर इसे बड़ी हंसी आ रही है। इसके मन के भाव चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, और वह भाव कौन सा है? हंसी का भाव। और अब यह चित्र देखिए। यह भी एक प्यारी सी लड़की है जो गुस्से में है। इसे किसी बात पर गुस्सा आ रहा है। इसके मन का भाव इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, और वह भाव कौन सा है? गुस्से का भाव है, यानी गुस्सा। अब इस चित्र को देखिए बच्चों। यहाँ आपको ध्यान से देखने पर दो अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। पहला दृश्य गरीबी का दृश्य है। आप क्या देख पा रहे हैं? एक बस्ती है जहाँ कुछ गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं। तो गरीब का कौन सा भाव है जो उसे गरीब बनाता है? वह कौन सी बात होती है जो गरीब को गरीब बनाती है? वह है गरीबी। गरीबी के कारण ही व्यक्ति गरीब होता है। तो याद रखिए, भाव कौन सा है? गरीबी का। इसी चित्र में आप पीछे की ओर देखिए। आपको एक बड़ा और आलीशान मकान दिखाई दे रहा है। मकान में कौन लोग रहते हैं? इतने आलीशान मकान में कौन रह पाते हैं? वे जो अमीर होते हैं। वे अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अमीरी होती है। किस भाव के कारण वे अमीर होते हैं? अमीरी के कारण वे अमीर होते हैं। गरीब गरीबी की वजह से गरीब होते हैं, और अमीर अमीरी की वजह से अमीर होते हैं। तो आपको ये दो भाव यहाँ समझ में आ गए, गरीबी और अमीरी। अब इस चित्र को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऊंचा पहाड़ है, और एक व्यक्ति उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यानी आपको यहाँ पर फिर से दो भाव दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ ऊंचा क्यों है? उसमें कौन से भाव समझ में आ रहे हैं आपको? ऊंचाई के। पहाड़ ऊंचा इसलिए है क्योंकि उसमें ऊंचाई है, और व्यक्ति चढ़ रहा है, यानी कौन सा भाव है? चढ़ाई का भाव। तो आपको समझ में आ गया कि ऊंचाई और चढ़ाई भी भावों के नाम हैं। इन चित्रों से, जिन चित्रों को अभी मैंने आपको दिखाया, उन चित्रों से आपको क्या समझ में आया? वे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान इत्यादि के गुण, दोष, अवस्था, दशा और भाव का पता चले, जिन्हें केवल महसूस किया जा सके, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई आकार और रूप न दिया जा सके, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए, तीनों भेदों को समझने के बाद हम कुछ रोचक बातों को भी समझ लें। वे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम। आपके पाठ्यक्रम में
यह है कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो इसके कुछ सामान्य से नियम होते हैं जो बड़े आसान हैं। इन्हें समझ लेने के बाद आप आसानी से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। वे क्या हैं कि जब भी आपके समक्ष जातिवाचक संज्ञा शब्द आए तो आप उनके अंत में ता, पा, ई, त्व, पन, हट और वट जैसे शब्द खंड लगा दें और वे भाववाचक संज्ञा शब्दों में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जब भी आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो आपको क्या करना है, बस आपको जातिवाचक संज्ञा शब्दों में ता, पा, ई, त्व, पन, हट, वट जैसे शब्द खंड लगा देने हैं और आपका काम हो जाने वाला है। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में कुछ बताती हूँ। जैसे गरीब, गरीब से भाववाचक संज्ञा जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, इसमें ई की मात्रा लगा देंगे। गरीबी, बच्चा, पन लगा देंगे, बचपन, दोस्त, बड़ी ई लगा देंगे, दोस्ती, मनुष्य, इसमें आप ता लगा देंगे, मनुष्यता, मित्र, इस शब्द में आप ता जोड़ देंगे, मित्रता, शैतान, इसमें आप ई की मात्रा जोड़ेंगे, शैतानी, भ्राता अर्थात भाई, भ्राता, इसमें आप त्व लगा देंगे और आ की मात्रा का लोप हो जाएगा, वह गायब हो जाएगी और क्या हो जाएगा, भ्रातृत्व। इस तरह से आपने देखा कि कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से आपको भी अभ्यास करना है ताकि यह आपके लिए आसान हो जाए। इसके अलावा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, किंतु इन्हें हम कभी और करेंगे। फिलहाल आप जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने का प्रयास करें। इस प्रश्न का अभ्यास करने के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए और इससे संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें अपनी व्याकरण की पुस्तिका पर समझते हुए अच्छी लिखावट में करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में अगली चर्चा। धन्यवाद।